और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं सबसे पहले स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक बड़ी खबर से। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को ही होगी। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शुक्रवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का सर्कुलर वापस ले लिया है। खबर पर डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ रहे हैं जो बताएंगे पूरी खबर। ओवर टू यू ब्रजेश। बिल्कुल, दरअसल 6 जून को एनएसई ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें यह कहा था कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो गुरुवार के दिन जो हुआ करती है वो शुक्रवार के दिन हुआ करेगी। लेकिन इससे परेशानी ये हुई कि जो बीएसई ने हाल ही में सेंसेक्स डेरिवेटिव और बैंकेक्स डेरिवेटिव को जो रीलॉन्च किया है उसकी एक्सपायरी का दिन भी शुक्रवार ही था। तो इस तरह से दोनों जो सबसे बड़ा कहें कि वॉल्यूम जनरेट करने वाला है बैंक निफ्टी और एनएसई का बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का जो ये डेरिवेटिव आया था और बैंकेक्स का, दोनों की एक्सपायरी का दिन एक ही दिन हो जाता। तो इसकी वजह से आपस में एक कहें तो एक तरह से दबाव बनता जो है, जो बीएसई का जो नया लॉन्च किया हुआ जो सेंसेक्स डेरिवेटिव है और बैंकेक्स डेरिवेटिव है, तो इस दबाव को टालने के लिए जो ब्रोकर्स की तरफ से फीडबैक आया था कि इसका दिन एक दिन ना करके इसका दिन बदल दिया जाए, यानी दोनों बैंक निफ्टी का और बैंकेक्स और सेंसेक्स डेरिवेटिव का एक्सपायरी का दिन एक ही ना हो ताकि ब्रोकर्स को सुविधा हो सके। तो बीएसई की ओर से गुजारिश के बाद और ब्रोकर्स की तरफ से जो फीडबैक आया था उसके बाद ये जो दिन है एक्सपायरी का वो पहले की तरह ही रहेगा, यानी बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी पहले की तरह जो गुरुवार को होती थी वो गुरुवार को ही होती रहेगी और जो सेंसेक्स का रीलॉन्च बैंकेक्स है और सेंसेक्स डेरिवेटिव है उसकी एक्सपायरी शुक्रवार को जो है वो रहेगी ताकि दोनों के बीच में टकराव ना हो। अगर देखें तो हाल ही में अभी जो सेबी का एक सर्कुलर आया था ट्रेडिंग प्रेफरेंस वाला, उसमें भी ये कहा गया था कि ब्रोकर जो है वो जहां कहीं भी क्लाइंट सौदा करना चाहे जिस सेगमेंट का, उसमें उसको मौका देना होगा क्लाइंट को ब्रोकर की तरफ से। तो उससे भी जो बीएसई का जो डेरिवेटिव रीलॉन्च है उसको फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है। तो एक तरह से कहें तो हाल के दिनों में दो ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिससे बीएसई के डेरिवेटिव्स को फ़ायदा पहुंचेगा। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। आज के समय में अगर आपको लोन लेना है तो आपका सिबिल क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। इसके आधार पर ही कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने का फैसला करता है। क्या आपने सोचा है कि सिबिल या क्रेडिट स्कोर आखिर कौन तैयार करता है? आपको बताएं कि एक नहीं तमाम क्रेडिट ब्यूरो सिबिल स्कोर तैयार करते हैं, इन्हें जारी करते हैं। इनमें ट्रांस यूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और CRIF हाई मार्क जैसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को प्रमुख माना गया है। इन कंपनियों को लोगों के वित्तीय रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने, इन्हें मेंटेन करने, वक्त वक्त पर इन्हें अपडेट करने और इस डेटा के आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर जनरेट करने का बाकायदा लाइसेंस प्राप्त है और इसी आधार पर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर तय होता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर CIC यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ही लापरवाही कर दे तो क्या हो, यानी बिना किसी गलती के आपका सिबिल स्कोर ही खराब हो जाए। जी हां, ये काल्पनिक सिचुएशन नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। सिबिल स्कोर की देखरेख करने वाली ये 4 कंपनियां कुछ ऐसा ही कर रही थी और इसे लेकर ग्राहकों ने RBI से शिकायत की। RBI ने अपनी जांच में पाया कि कंपनियां न तो ग्राहकों के सिबिल स्कोर की जानकारी को अपडेट कर रही थी और ना ही उसमें कोई सुधार कर रही थी। इस जांच के बाद RBI ने चारों क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया है। RBI ने यह जुर्माना सिबिल के गलत और अधूरे डेटा को देने के अलावा 30 दिनों के भीतर क्रेडिट जानकारी अपडेट नहीं करने की वजह से लगाया है। दरअसल 30 दिन के भीतर क्रेडिट अपडेट करने का नियम मौजूद है, लेकिन कंपनियां ऐसा नहीं कर रही थी। इसीलिए ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड को 26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को और इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर
24,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर 25,75,000 रुपए का जुर्माना RBI ने लगाया है। बिगड़े क्रेडिट स्कोर को ठीक करने में कंपनियां 4 महीने से लेकर 12 महीने का समय लगा देती हैं। क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 300 से 900 के बीच होता है। 300 यानी कि सबसे कम क्रेडिट स्कोर, 900 अधिकतम क्रेडिट स्कोर माना जाता है। और जानकारियों के मुताबिक अगर 800 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर है तो उसे अच्छा माना जाता है। दरअसल सिबिल स्कोर में गड़बड़ी की शिकायत कोई नई नहीं है। कई बोरोवर्स क्रेडिट ब्यूरोज की खराब सर्विसेज और इनकरेक्ट डेटा से पहले भी परेशान रहे हैं और ये शिकायत करते आए हैं कि ऐसे मामलों में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और इसी को देखते हुए बीते साल यानी कि अगस्त 2022 में ही RBI ने अपनी निगरानी में ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म तैयार किया था और इन कंपनियों को RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के दायरे में लाया गया था ताकि क्रेडिट स्कोर ब्यूरो के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई बाकायदा की जा सके। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज अजीज साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी CEO हैं आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सिस्टम्स में पारदर्शिता और थोड़ा सा फाइनेंशियल जो बोरोवर्स हैं उनमें फाइनेंशियल थोड़ी सी डिसिप्लिन भी आए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो स्कोर तैयार किया जा रहा है अगर इसमें ही लापरवाही हो रही हो तो इसे कितना गंभीर आप मानते हैं? नमस्कार दीपक जी, गुड इवनिंग। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा। बहुत सारे रीजंस हैं, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट मान रहा हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पर्सनल फाइनेंस में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो स्कोर है, सिबिल एक कंपनी है, एक्विफैक्स है, जैसे आपने कहा सिबिल के स्कोर को सिबिल जो क्रेडिट ब्यूरो है उसकी जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो फ्यूचर लोन्स हैं वो लोन मिलना या ना मिलना इस स्कोर पे निर्भर है। सेकंड, वो क्या ब्याज पे मिलेगा वो भी इस पे निर्भर है। तीसरा, स्ट्रक्चरली एक इशू भी है क्योंकि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। डेटा मिलता है बैंकों से सीधे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सीधे CIS के पास, CICs के पास जाता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास जाता है, और आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उस पर आपकी सुनवाई ना हो, ये स्ट्रक्चरली मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो पॉइंट 1 बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर है, उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक उसकी जो स्कोर है उसमें थोड़ी सी अनफेयरनेस ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चरली है, क्योंकि अगर मैंने एक भी पेमेंट जिसमें मेरी डिस्प्यूट है, मेरे दोस्त का उदाहरण मैं बताता हूँ, उनके क्रेडिट कार्ड की 14,000 रुपए की उन्होंने गलत फी लगाई थी और वो डिस्प्यूट कर रहा था कि ये फी मेरी है नहीं, मैंने पेमेंट की हुई है, फिर भी उसका सिबिल स्कोर इंपैक्ट हो गया और उसको 14,000 रुपए देने पड़े जो वाजबी नहीं था। तो आप अपने स्कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने होम लोन को लेने के लिए आप एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को 14,000 रुपए इसलिए दे रहे हैं, मुफ्त के दे रहे हैं, ना हक के दे रहे हैं, ताकि आपके होम लोन में अड़चन ना हो। आधा % का उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता, उसमें उसको लाख रुपए का नुकसान हो जाता हर मंथ। तो ये गुंडागर्दी जैसी हो गई। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस पे निगरानी रहे। RBI इज वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स इन द वर्ल्ड एंड इसीलिए उन्होंने उनको पेनल्टी दी है ताकि वो और थोड़ा चौकन्ना हो। एंड ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया दीपक जी। एज अ व्यूअर ऑल्सो आई एम इंडेटेड टू यू। बिल्कुल सर, और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था कि इसमें हाई कोर्ट ने, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक एजुकेशन लोन जब रिजेक्ट हो गया था उसके बाद बाकायदा SBI को फटकार भी लगाई थी कि आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया। और मेरे ख्याल से ऐसी जैसा आप बता रहे हैं 14-15 हज़ार रुपए का कोई इश्यू था, उसकी वजह से एजुकेशन लोन बेचारे को विदेश जाना था और एजुकेशन लोन रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और तो सिबिल का असर यहां तक पड़ता है। और अगर इस पे लापरवाही हो रही है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन इसे दुरुस्त करने के लिए क्या करें सर? क्या इन क्रेडिट स्कोर कंपनियों के पास सीधा कस्टमर की पहुंच हो या बैंक के थ्रू ही जाएं? क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होती है तो कहते हैं बैंक से ही आएगा साहब, बैंक जब अपडेट करेगा, बैंक ने भेज दिया, आप दबा के बैठे वो फाइल साल भर तक अपडेट कर नहीं रहे हो, तो इसका क्या डायरेक्ट कोई कनेक्शन होना चाहिए कंपनियों के पास सीधा कस्टमर की? देखिए, जो 2005 में CIS का जो रेगुलेशन या एक्ट निकला था उसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी
वो डेटाबेस में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो वो वाजबी है कि अगर वो बोलें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही आपको डेटा भिजवाना पड़ेगा, तब जाके हम अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि एक्ट में लिखा गया है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, जिससे मेरी डिस्प्यूट हो उससे ही मैं विनती करूं कि तू मेरे स्कोर को अच्छा कर दे, ये थोड़ा अनफेयर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं उसी से डिस्प्यूट कर रहा हूं कि मुझे ये 14,000 नहीं देने क्योंकि ये तुमने गलत लगाए, और उससे ही मैं विनती करूं कि मेरी स्कोर को ठीक से भेज दे। तो ये जो डाइकोटमी है, इसीलिए आरबीआई ने एक रेडिसल फोरम भी चालू किया। अब उस फोरम की जानकारी और उसका प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्बड्समैन बैंकिंग की जो ओम्बड्समैन की जो शिकायतें हैं, उससे जो बैंक इतनी चौकन्ना रहती है। मैं भी एक बैंक में काम कर चुका हूं 2004 से 2010 तक, और जो ओम्बड्समैन की शिकायत होती है उसको बैंक बहुत सीरियसली लेती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसका प्रयोग करें और रेड्रेसल फोरम में जाएं, अगर आपको डिस्प्यूट हो तो बहुत काम आए। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा फैक्ट में सुधार कर लूँ, शायद मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट बोला, लेकिन ये जो एजुकेशन लोन वाला मसला था, ये मई के महीने का था और ये केरल हाई कोर्ट का था। केरल हाई कोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्नी कृष्णन ने ये जो शिक्षा ऋण के लिए आवेदन पर जब विचार किया तो कहा कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं आप। तो खैर, अब वापस आते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है फिरोज भाई कि आप बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक भी नहीं कर सकते, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप जितनी बार चेक करते रहोगे कि इन्होंने मेरा अपडेट किया कि नहीं किया, पैसे तो लग रहे हैं, वो शायद कुछ दिनों तक वैलिड होता है, तो बार बार आपके पैसे भी लग रहे हैं। तो ये यहां पर भी एक इनजस्टिस हो रहा है। ये बिल्कुल मेरे बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाँ, और उसके मुझे पैसे देने पड़े। भाई, अगर वो इंफॉर्मेशन यूज कर रही है कमर्शियली रन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पैसा जो ऑफ कोर्स सीआईसी को, कंपनी को पैसे तो कमाने हैं, तो एनजीओ है नहीं। अब वो दो चारे हैं, या तो फिर यूजर से लें, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, या तो फिर दोनों से लें, या एक से ज्यादा लें। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ये काम प्रॉफिट के लिए कर रही है तो उससे चार्ज करना चाहिए। एक इंसान लोन तो लेता है, मजबूरी में लेता है कि भाई उसके पास इक्विटी नहीं है अपनी खुद की डालने की घर में, तो वो डेट लेता है। तो आई थिंक वो स्कोर को फ्री करना चाहिए, पॉइंट वन, बिकॉज इट्स माय ओन इंफॉर्मेशन। दैट्स जो मुद्दा आपने उठाया, कांट बी मोर रेलेवेंट। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पे एक वो है, हो सकता है हम भाई कम समझ ना समझ लोग हों, शायद हमें समझ ना आता हो, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती, हम क्रेडिट स्कोर कंपनियों को पैसा किस बात का दे रहे हैं? कोई सर्विस दे रहे हैं हमें, वो तो हम बात समझ में आता है। हमारा स्कोर निकाल कर हमें दे देना, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो स्कोर मेरे पक्ष में ही आ रहा है, मेरे लिए वो खराब स्कोर भी हो सकता है, मेरा काम आगे अटक भी रहा है। तो आप ऐसी कोई सर्विस भी मुझे नहीं दे रहे हो कि जिसका मैं आपको बार बार पेमेंट करूं। और मैं, जैसा मैंने कहा, ठीक है, एक बार मुझे अपना स्कोर जानना है, मेरी जिज्ञासा है, तो चलो मैंने पैसा दे दिया। लेकिन अगर वो डिस्प्यूटेड है और उसको मैं बार बार चेक करना जाऊं और उसके बावजूद मैं उनको पैसा देते रहूं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है का यहाँ पर एक सोचनीय विषय तो जरूर आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सर। ऐसा हो ही ना आपका सिबिल स्कोर रहे, थोड़ा बैक टू बेसिक्स आते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा बैक टू बेसिक्स। अपना सिबिल स्कोर ठीक करने के लिए बुनियादी सिद्धांत क्या हो सर? देखिए, बुनियादी सिद्धांत ये हो, जो एज ओल्ड सेइंग है, जितनी चादर उतनी फैलाएं। जब भी आपको कोई लोन ऑफर करता है तो आप थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएं। पर्सनल लोन आजकल तो ऐसे ही फोनों पे ऑफर हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं। ऑफ कोर्स एक कन्वीनियंस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट जरूरत उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कन्वीनियंस के चक्कर में लोग ले लेते हैं, चलो देख लेंगे, अब हॉलीडे करे आते हैं। तो ये जो छोटे छोटे लोन्स हैं, वो बड़े बड़े लोन्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो ज्यादातर मेरे हिसाब से लोन की जो लाइफ है, बोरोइंग की लाइफ है, वो बहुत जरूरी बड़ी टिकट आइटम्स के लिए ही रखें, और ना के अपने क्रेडिट कार्ड में शॉपिंग करने के लिए वीकेंड पे। यू शुड ट्राई एंड अवॉइड। ऑफ कोर्स ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से मैं तो लोन लूंगा तो सिर्फ एक बड़ी टिकट का लूंगा। दैट्स पॉइंट वन। मैंने क्रेडिट कार्ड कभी जिंदगी में यूज नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपने फ्यूचर की कमाई आज ही खर्च कर दूंगा, तो फिर फ्यूचर में क्या खर्च करूंगा? ये मेरा थॉट प्रोसेस है। और अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो मैं खुद के क्यों ना खर्च करूं, किसी और के क्यों करूं? सो दैट्स द थॉट प्रोसेस ऑन विच आई डोंट हैव वन क्रेडिट कार्ड। पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, मेरे हिसाब से उसको ठीक करने के लिए आपको पहले तो अपनी जो बैक पेमेंट्स हैं उसकी पेमेंट करनी है। अगर डिस्प्यूट है तो एग्रेसिवली रिजॉल्व करें अपने बैंकर के साथ, या एनबीएफसी जिससे भी आपने लोन लिया उसको रिजॉल्व करें। रिजॉल्व करके एक सेटलमेंट अमाउंट पे पहुंचे और वो सेटलमेंट अमाउंट पे करें।
राइट? अगर आपको जैसे मेरे उदाहरण में 14,000 नहीं पे करना था, नेगोशिएट करके 7,000 पे लाए तो 7,000 पे कर दे, पॉइंट वन। फिर उसमें 3 महीने की मोहलत होती है, उसको अपडेट करने की। अगर वो अपडेट नहीं होता है तो आप जरूर एक डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हैं सीआईसी के साथ। तो सीआईसी खुद ही वो आपके बैंक से या एनबीएफसी से वो डिटेल मांगेगी और वो अपडेट करेगी। अब अच्छी बात यह है कि आरबीआई ने निगरानी रखी है और ये जो अपडेशन है, देखने को ये छोटा मैटर है आरबीआई के हिसाब से, बट फिर भी आरबीआई ने इतनी बारीकी से देखा कि भाई अपडेशन की टाइम इतनी क्यों लग रही है, उस पर भी पेनल्टी लगाई। गलत स्कोर के लिए पेनल्टी लगाना ठीक है, बट अपडेशन की डिले के लिए भी पेनल्टी लगाना, मतलब मेरे हित में कोई तो रेगुलेटर है जो निगरानी रख रहा है इन चार पे। और लास्टली दीपक जी, ऑन अ लॉन्गिश आंसर, इक्विफैक्स फॉर एग्जांपल के ओनर्स में ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो एक एक यूएस की कंपनी है और 7 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ओनर है। तो जिससे मैं उधार ले रहा हूं, जो क्रेडिट स्कोर प्रोड्यूस कर रहा है इक्विफैक्स, उसमें ओनरशिप की सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? So there are quite a few structural issues I'm sure RBI is looking at. और इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा पुराना इशू ये भी है कि भाई हमारा डेटा है इनके पास और बड़ा सेंसिटिव डेटा है। अब ये जब नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट चला तो इसमें एक बहस ये भी चली कि भाई हमारा डेटा इनके पास क्या कर रहा है, ये हमारे डेटा का क्या करेंगे, इस बात की गारंटी क्या है। अगर ये हमारे स्कोर अपडेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें लापरवाही दिखा रहे हैं, तो हमारा इतना सेंसिटिव डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, क्या इस बात की कोई गारंटी है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये मेरी कंसेंसस से डेटा लिया गया है, इनके पास जो गया है उसके लिए क्या मुझसे पूछा गया था? ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। खैर, ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे इसको सॉर्ट आउट कर रही है, शायद एड्रेस हो भी रहा होगा ये इशू। लेकिन एक चीज और है जो शायद भ्रांति हो, आई एम श्योर ये एक मिथ ही हो, भ्रांति हो, लेकिन इसे आप दूर करें फिरोज जी। वो ये कि बार बार क्रेडिट अगर मैं स्कोर चेक करता हूं तो क्या मेरा क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा? नहीं नहीं दीपक जी, आई थिंक ये जो भ्रम है ये मेरे हिसाब से मिथ ही है। जैसे आपने कहा, एक बहुत हिंदी का बहुत भारी भरकम शब्द यूज किया था, आई एम नॉट एबल टू रिपीट इट। ये जो मिथ ही लगता है मुझे तो, क्योंकि ये कोई जैसे जैसे आप अगर टिकट प्राइसेस चेक करते हैं, अगर एक ही आईपी एड्रेस से अगर 4 बार आप टिकट प्राइस चेक करेंगे तो अगली बार आपको 5वीं बार ज्यादा प्राइस आएगा, क्योंकि आपकी गरज दिख जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप सिविल स्कोर को चेक करें, उसकी जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ बैंक से आने वाली इंफॉर्मेशन से ही वो स्कोर में बदलाव हो सकता है। अगर ये सीआईसी जल्दी से काम करें तो उसी तो पेनल्टी लगेगी। तो आई डोंट थिंक वो बहुत बड़ा मिथ है। बिल्कुल ये स्वाभाविक है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये सॉफ्ट इंक्वायरी इसे कहा जाता है। लेकिन मैं ये सवाल क्यों रेलेवेंट है, देखिए अब क्योंकि इनकी गड़बड़ झाला इनका साफ साफ पता चल गया, आरबीआई ने जुर्माना ठोका है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमें ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि ये लोग लापरवाही नहीं कर रहे हैं, ये प्रमाण है हमारे पास। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, लोगों के मन में क्यों ऐसी भ्रांतियां आती है कि बार बार स्कोर चेक करेंगे तो हमारा स्कोर कम हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जिसका लोन आपने रोका हुआ है, आपने मींस बैंकों ने रोका हुआ है, जरा उसकी मनस्थिति समझिए आप। उसको हर हाल में लोन चाहिए, किसी भी कारण से चाहिए, कोई इमरजेंसी है, पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, विदेश के लिए या किसी भी इन्वेस्टमेंट जो भी वो करना चाहता, और सिबिल स्कोर कम है साहब ये बताकर उसका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक। ऐसे में बेचारा बार बार वो क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करेगा तो क्या करेगा? और फिर उसके मन में ये भ्रांति क्यों नहीं आएगी कि मैं बार बार चेक कर रहा हूं, मेरे पैसे भी लग रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि बार बार चेक करने से मेरा क्रेडिट स्कोर ही कम हो जाए। तो ये एक जेन्युइन लोगों के सवाल हैं, जो भ्रांति तो है लेकिन सवाल बड़ा वाजिब है, तो इसको बिगर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। एक आखिरी सवाल जाते जाते सर, ऐसा क्यों होता है कि मैंने कोई लोन ही नहीं लिया है, आज तक मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैंने मेरा एक ना लेना एक ना देना दो जिसको कहा जाता है सामान्य भाषा में, और उसके बावजूद मेरा क्रेडिट स्कोर कम, ये ऐसा क्यों होता है सर कि मैंने कर्जा लिया हुआ है, ठीक है मैं समय पर पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा क्रेडिट स्कोर शानदार, लेकिन कर्जा लिया ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड कभी लिया ही नहीं है तो सिबिल स्कोर खराब। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो क्रेडिट कार्ड ही इसलिए लेते हैं कि हमारा सिबिल ठीक आ जाए, भविष्य में लोन लेने में आसानी होगी। ऐसा क्यों? दीपक जी, आपने तो बिल्कुल मेरी स्थिति डिस्क्राइब कर दी है। बट उसके पहले एक चीज जो प्रॉब्लम ये है, सिबिल स्कोर की कंप्यूटेशन की ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन में एक गैप।
देखिए, जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एजुकेशन पे 2013 से काम कर रही है, तो 10 साल बाद आज एसआईपी लोग करते हैं, सुना हुआ है म्यूचुअल फंड क्या है, उसकी समझ बढ़ी। तो आज सिबिल स्कोर या कोई भी क्रेडिट स्कोर को कंप्यूट की फॉर्मूला पे एजुकेशन की तो जरूरत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो थोड़े लोग करते हैं, बट क्रेडिट स्कोर तो सबका आता है, काफी लोगों का आता है। आज की फाइनेंशियलाइजेशन की अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अकाउंट्स कितने करोड़ों खुल गए, तो सिबिल स्कोर्स या कोई भी और स्कोर्स फ्रॉम द अदर 3 कंपनीज, उसकी जानकारी और ट्रांसपेरेंसी की आज भी बड़ी कमी, किसी को पता नहीं है कि कंप्यूट कैसे होता है। तो उसमें एजुकेशन पॉइंट 1 है, ताकि वो एंजाइटी कम हो। पॉइंट 2, जैसे मेरा भी सिबिल या कोई भी और तीनों स्कोर नहीं थे, क्योंकि मैंने लोन लिया ही नहीं था। मुझे एक बार होम लोन लेना था मोमेंटरी के लिए, तो मेरे पास स्कोर नहीं था, तो बहुत दिक्कत हुई, मुझे ज्यादा प्रूफ्स देने पड़े मेरी इनकम के, तो फिर मुझे लोन मिला था। तो जाहिर सी बात है, फिरोज भाई ब्याज भी ज्यादा लगता है, आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो नेगोशिएशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे पास लोग आते हैं, सिबिल स्कोर अच्छा है तो ब्याज कम मिलेगा, खराब है तो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्लीज गो अहेड सर। करेक्ट सर, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वो देखो, अब लोन मिले ना मिले, बट मिले महंगे दामों में मिले, या अगर बैंक डिसाइड करे कि नहीं देना भाई, आपको नहीं दे सकता, आप भरोसेमंद नहीं, ये मैं मानता हूं, बट आप भरोसेमंद नहीं हो, फिर भी दे दूंगा, बट आपसे 13% लूंगा, दूसरों से 10 लूंगा, ये तो समझ नहीं आई बात, राइट। जैसे आप कोई दोस्त आपसे लोन मांगता है, तो आप उस दोस्त को नहीं देते जो पैसे वापस नहीं करने वाला, उसको ये नहीं कहते कि तुम ब्याज ज्यादा दे। एब्सोल्युटली। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में बहुत सारे लोग हैं और वो मेरी बात को समझ रहे हैं। जी बिजनेस की इस मुहिम को वो हर शख्स समझ रहा होगा जो सिबिल कम स्कोर होने की वजह से बार बार रिजेक्शंस झेलता है, जो एक बैंक से दूसरे बैंक दर दर की ठोकरें खाता है और फिर नेगोशिएशन में प्रॉब्लम्स उनको होती हैं। ये इसलिए बड़ा इशू है। दूसरा, ये इंडिविजुअल लेवल पर आप छोड़ दीजिए, ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं और उसमें हम लोन लेंडिंग को इजियर बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे हर्डल्स और किसी की लापरवाही से अगर किसी का सिबिल स्कोर खराब हो रहा है, मैं मानसिक रूप से क्या होता है उन लोगों के साथ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इस देश की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए, एक कंज्यूमर के राइट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसलिए आज आरबीआई ने आपको पकड़ा है, ये प्रमाण साबित हो गया कि आप गड़बड़ कर रहे थे। जुर्माना कम लगाए वैसे आपको उस हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन ठीक हो जाइए, दुरुस्त हो जाइए, कंज्यूमर के हित में ज्यादा सक्रियता से काम कीजिए, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरोज जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। आईटी सेक्टर में महिलाओं के नौकरी छोड़ने की बाढ़ सी आ गई है और वजह है वर्क फ्रॉम होम को पूरी तरह से खत्म करना और पूरी तरह से ऑफिस से काम करने का दबाव। वर्क फ्रॉम होम का विकल्प नहीं मिलने से महिलाएं नौकरी तक छोड़ने को तैयार हैं। टीसीएस में तो करीब 2 लाख महिलाओं में से अधिकांश ने वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए मजबूर करने पर नौकरी छोड़ने की बात कही है। दूसरी कंपनियों की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम रामबाण साबित हुआ। दुनिया भर के देशों में कामकाज का ये एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा। कामकाज का एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ जो कोरोना के चले जाने के बाद भी जारी है। खासकर सर्विस सेक्टर से जुड़ी आईटी कंपनियों में इसका चलन अभी भी जारी है। लेकिन अब तमाम कंपनियां वर्क फ्रॉम होम मोड को खत्म करने के मूड में हैं। लेकिन इन कंपनियों के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम ऑफिस के मोड में लाना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने पर वे नौकरी छोड़ने तक के लिए तैयार हैं। आईटी कंपनी टीसीएस की बात करें तो जब कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम मोड को खत्म करने पर अपने कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए कहा, तो यहाँ काम करने वाली करीब 2 लाख महिला कर्मचारियों ने इसे नकार दिया। इनमें से अधिकांश ने कह दिया कि वे नौकरी छोड़ देंगी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम नहीं छोड़ सकती। टीसीएस की चिंता ये है कि उनके कुल वर्कफोर्स में महिला कर्मचारियों की संख्या करीब 33% है। यानी अगर इन महिलाओं ने नौकरी छोड़ी तो टीसीएस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ ऐसे ही हालात बंगलुरु की एक आईटी पब्लिशिंग कंपनी का है, जहां वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने से महिलाएं तेजी से जॉब छोड़ रही हैं।
वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने पर जो महिलाएं नौकरी छोड़ रही हैं, उनमें 40% वो हैं जो नॉन मैनेजरियल रोल में थी या हैं। 20% ऐसी हैं जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर हैं और नौकरी छोड़ने वाली 15% महिलाएं वे हैं जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है। वहीं अट्रिशन के डर से विस्तारा एयरलाइंस जैसी कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो हाइब्रिड मोड में अपने कर्मचारियों से काम करा रही हैं। खासकर ऐसे में जब विस्तारा में उनके कुल वर्कफोर्स में 43% महिला कर्मचारी हैं। कंपनी ने साफ किया है कि जिन कर्मचारियों की ग्राउंड प्रेजेंस की जरूरत नहीं, उन पर ऑफिस से काम करने का कोई दबाव नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी नेस्ले की बात करें तो पिछले साल यहां महिलाओं का अट्रिशन रेट 26% रहा, जो कि पुरुषों के अट्रिशन रेट के मुकाबले दुगना है। आखिर कामकाजी महिलाएं वर्क फ्रॉम होम को क्यों प्रेफर कर रही हैं? इसकी वजह भी जानना जरूरी है। दरअसल वर्क फ्रॉम होम से उन्हें पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने, बच्चों की परवरिश करने और बड़े बुजुर्गों की देखभाल करने का मौका मिल जाता है। ट्रैवलिंग टाइम बचने से वे इस समय को अपने परिवार में देती हैं। ऐसे में कंपनियों को भी महिला कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की जरूरत है और जहां घर से काम करने से उनकी कंपनी की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता, तो वर्क फ्रॉम होम एक बेहतर विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है। इससे कंपनियों के संसाधनों की भी बचत होगी। ऊपर से वर्क फ्रॉम होम से महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश में आज हुई दूसरी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक घर दो कानूनों से नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। पीएम मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात कही गई है, लेकिन इस पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। पीएम ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम राजनीति के शिकार हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब देश को एक साथ 5 ट्रेनों की सौगात मिली हो। पीएम ने पहले रांची पटना, धारवाड़ बंगलुरु, गोवा मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली लॉन्च किया। बाद में मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत भोपाल इंदौर और रानी कमलापति जबलपुर को हरी झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। देश में अब वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 23 हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की आज दोपहर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस दौरान ममता बनर्जी घायल भी हो गई। उन्हें बाएं कंधे, कमर और पैर में चोट लगने की खबर है। इलाज के लिए उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच की। लो विजिबिलिटी के कारण ममता के हेलीकॉप्टर की सिलीगुड़ी के पास सेवॉक एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वो जलपाईगुड़ी के क्रिंटी में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद बागडोगरा जा रही थी। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली के अगले ही दिन यानी आज सुबह राज्य में सत्ताधारी टीएमसी के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस झड़प में 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों गुटों में गोलीबारी भी हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। तृणमूल के नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि जबकि पुलिस का कहना है कि टीएमसी के लोग ही आपस में भिड़ गए। आपको बताएं कि बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान से पहले राज्य में हिंसा जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिकंस्ट्रक्शन की जांच अब सीएजी इसकी जांच करेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 24 मई को पत्र लिखकर बंगले के विशेष सीएजी ऑडिट की सिफारिश की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पर एक्शन लिया है। इससे पहले मुख्य सचिव ने 27 अप्रैल और फिर 12 मई को एलजी को इस बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन पर 33 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं उनके ऑफिस पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पुराने बंगले को रिनोवेशन के नाम पर गिराकर नया बंगला बनाया गया था। मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले मानहानि मामले में शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समन भेजा है। कोर्ट ने दोनों को 14 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। 22 दिसंबर को शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के लेख में छपा था। इस पर दावा किया गया था कि राहुल शेवाले का दुबई और कराची में रियल एस्टेट का बिजनेस है। शेवाले ने वकील के जरिए नोटिस भेजकर इसके सोर्स के बारे में पूछा था।
बाद में शिवालिक की ओर से शिवड़ी कोर्ट में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। यात्रियों की तरफ से फ्लाइट में बदतमीजी करने की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर से ऐसी घटना देखने को मिली। 24 जून को मुंबई से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक पुरुष यात्री ने फर्श पर पेशाब कर दिया। इसके अलावा उसने फ्लाइट की फर्श पर थूक भी दिया। इसके बाद केबिन क्रू ने उस यात्री को फ्लाइट में बैठे दूसरे यात्रियों से अलग कर दिया। इस यात्री को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। यात्री की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है। गूगल ने एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एनसीएलएटी ने गूगल पर लगाए 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा था। गूगल पर यह जुर्माना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। गूगल की ओर से जारी एक बयान में जानकारी दी गई है। आपको बताएं कि सीसीआई ने एंड्रॉयड में दबदबा के गलत इस्तेमाल के आरोप में गूगल पर यह जुर्माना लगाया है। गूगल ने इस फैसले को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी, लेकिन एनसीएलएटी ने मार्च में आंशिक रूप से सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी। दोनों टीमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आमने सामने होंगी, जबकि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। यह खिताबी मुकाबला भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं 15 अक्टूबर को होगा जबरदस्त मैच। 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ेंगी। अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं टीम इंडिया अपना आखिरी लीग मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच मैच 29 अक्टूबर को लखनऊ के इकारा स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से ठीक 100 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर 2023 से आईसीसी का सबसे बड़ा इवेंट शुरू होगा, जो कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। क्रिकेट इतिहास में पहली बार स्पेस से ट्रॉफी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लैंड करवाया गया। ट्रॉफी को एक गुब्बारे के जरिए 1,20,000 फीट की ऊंचाई पर भेजा गया। जिस ऊंचाई पर ट्रॉफी का अनावरण हुआ वहां ओजोन लेयर होती है। तापमान -65 डिग्री था। चमचमाती हुई ट्रॉफी को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लैंड करवाया गया। लॉन्च के वीडियो को बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्विटर पर शेयर भी किया है। हिंदुस्तान की धरती पर होने वाले वर्ल्ड कप हिंदुस्तान की टीम 2011 के बाद फिर से कब्जा करना चाहेगी। पिछले 3 दिनों से देश भर के 25 राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश उत्तर भारत में हो रही है। अगले 24 घंटे भी इसी तरह से ऑरेंज अलर्ट वाली बारिश से आपका सामना हो सकता है। खास बात यह कि मॉनसून ने अपना रास्ता थोड़ा बदल लिया है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून की खबरों के बीच टमाटर के दामों में अचानक उछाल की भी खबर है। जहां पहले टमाटर 20 से 25 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, अब टमाटर के भाव 80 से 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। बिपरजॉय और मानसून की दस्तक का असर सब्जियों पर भी पड़ सकता है। बिपरजॉय और बारिश के चलते टमाटर के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब जल्द ही आपकी थाली का स्वाद बिगड़ने वाला है। बारिश के मौसम में हुई देरी और ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से उत्पादन में कमी आई है, जिसकी वजह से टमाटर की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से सब्जी, सलाद, चाट, फास्ट फूड में काम आने वाला टमाटर अब लोगों की पहुँच से बाहर होता नजर आ रहा है। देश भर में बारिश का आगाज हो चुका है और बारिश के चलते अब सब्जियों के भाव जो है वो बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। महज 35 से 40 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर, उसकी कीमत आज आसमान के ऊंचाइयों को छू रही है। देश के तमाम इलाकों में ऐसे ही हालात हैं, जहां पिछले एक हफ्ते में टमाटर के दाम 5 से 7 गुना बढ़ गए। टमाटर के बढ़ते दाम की वजह से आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ रहा है। इधर 80 रुपए किलो है तो उधर 100 रुपए 110 रुपए किलो लेना पड़ता है। वो पे गरीब लोग को क्या परवड़ेगा, वो कुछ परवड़ेगा ही नहीं। वो वहीं जम्मू में भी टमाटर के दाम 4 गुना बढ़ गए हैं। एक हफ्ते पहले जम्मू में टमाटर 15 से 20 रुपए किलो बिक रहे थे, आज 80 से 100 रुपए
इनकी कीमत हो चुकी है। संवाददाता रजत वोहरा ने इसका जायजा लिया। आलू, टमाटर और प्याज कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं और ये ऐसी सब्जियां हैं जिसके बिना शायद कोई भी सब्जी जो है पूरी नहीं होती। पर इस समय टमाटर के दाम सुनकर सभी लोग जो है वो हैरान हैं। लगातार जो खराब मौसम और मानसून जो बेमौसम बरसात हुई है उसकी वजह से इस तरह की हालत हो चुकी है कि टमाटर इस समय मंडियों में ही 60 से 80 रुपए बिक रहा है और जो रिटेल मार्केट्स हैं वहां पर अगर बात करें तो 100 रुपए तक यानी कि शतक जो है वो इस टमाटर ने पार कर दिया। और लगातार अगर हम बात करें तो इस समय हम जम्मू की सबसे बड़ी अगर फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी की बात करें तो वहां पर मौजूद है। नरवाल मंडी का ये दृश्य लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग जो है वो टमाटर खरीदने तो आ रहे हैं पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्राइस पूछते हैं और उसके बाद जाना पड़ता है। वहीं अगर बात करें तो 2 दिन बाद जम्मू में जो ईद का मौका है, देश भर की तरह जम्मू में भी खास तौर पर बकरी ईद जो है मनाई जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। सर, किस तरह से देखते हैं, ईद का मौका है पर टमाटर खरीदारी करने आ रहे हैं आप, मजबूरी भी है, खरीदना भी है, पर किस तरह की महंगाई बढ़ रही है? बहुत हद से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। 4 दिन पहले टमाटर हमने इस मंडी से कलेक्ट किए, वी विल कलेक्ट दिया टमाटो ओनली फॉर 20 रुपीज़ पर केजी। और आज मैं आ रहा हूँ, आज 80-90 से नीचे कोई दाम नहीं उतरा है क्योंकि आगे ईद आने वाली है। इन्होंने भी व्यापारियों ने मंडी बढ़कर भाव चढ़ा दिया। बात बाजार की। मंगलवार को बाजार में हैप्पी वाला मूड माहौल देखने को मिला। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के पास बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स करीब 450 अंक चढ़कर 63,400 के पार बंद हुआ। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 18,817 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 480 अंक चढ़कर 44,120 के स्तर पर बंद हुआ। पूरे दिन का हाल बताएंगे अरमान। देखिए, आज मार्केट में अगर आप देखें, आपको निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी बैंक देखिए, आपको अच्छा मूवमेंट जो है वहां पर आता हुआ दिखा। निफ्टी में लगभग आपको 18,800 के ऊपर लगभग आसपास बंद होते हुए दिखे और निफ्टी बैंक में भी आपको लगभग 44,150 के आसपास जो है वहां पर आपको क्लोजिंग आती हुई दिखी। अब उसके अलावा अगर आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आपको HDFC लाइफ में लगभग 5.5% से भी ज्यादा की तेजी आती हुई दिखी। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें वहां पर भी 2% की तेजी है। JSW स्टील, HDFC भी आपको 2% के आसपास की तेजी वहां पर भी आती हुई दिखी। अब निफ्टी अगर लूजर्स की स्पेस की बात की जाए जिसमें आपको सिप्ला दिखेगा, ब्रिटानिया दिखेगा, टाटा कंज्यूमर और अडानी पोर्ट दिखेंगे जहां पे आपको गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे स्टॉक। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? राणे ग्रुप के सभी स्टॉक आपको अच्छे खासे फोकस में रहे और अंत में क्लोजिंग के टाइम पर आपको एक खबर भी आती हुई दिखी जिसके चलते आप राणे मद्रास देख लीजिए, राणे ब्रेक या राणे होल्डिंग, सभी में आपको एक बढ़िया तेजी जो है आती हुई दिखी। 7%, 11%, 17% के आसपास की बढ़िया तेजी वहां पर आती हुई दिखी। अब निफ्टी के अलावा अगर आप टॉप गेनर्स देखें जिसमें आप फैक्ट देखें तो 10% के आसपास का गेन आता हुआ दिखा। ग्रीन पैनल और मान इंडस्ट्रीज की बात करें वहां पर भी आपको अच्छी खासी जो है वहां पर तेजी आती हुई दिखी। और उसके अलावा अगर निफ्टी के अलावा लूजर्स देखे जाए तो लूजर्स में आपको एंटनी वेस्ट, ICICI सिक्योरिटीज जहां पर अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी थी कल, आज वहां पर थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी। ई-क्लर्क्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहां पर भी 3% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप देखें निफ्टी लेवल पर अगर आप देखें या बैंक निफ्टी पर, वहां पर आपको बढ़िया मूवमेंट और अच्छी तेजी आती हुई दिखी। सरकार की ई-कॉमर्स कंपनी GEM यानी कि जेम को अब TCS चलाएगी। कंपनी ने 2 दिन पहले ही इसका कॉन्ट्रैक्ट जीता है। GEM को लेकर सरकार का क्या प्लान है, इस पर हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने खास बातचीत की जेम के CEO PK सिंह से। सरकार ने जेम पोर्टल में कई सारे नए बदलाव किए हैं और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं जेम के CEO। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि किस तरह नया जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो पूरे पोर्टल को ऑपरेट करेगा या उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो अब कैसे बदलेगी और कैसे जेम का एक्सपीरियंस बदलेगा? देखिए, नया सर्विस प्रोवाइडर का चयन हो चुका है और इसमें कई सारे फंडामेंटल चेंजेस हैं। एक तो जैसे पहले जो फर्स्ट 6 ईयर्स का था वो मॉडल था कि एक हर ट्रांजैक्शन पे हम एक परसेंटेज दे देते सर्विस प्रोवाइडर को। 0.215 था जो बाद में 0.194 हो गया। उससे क्या हो रहा था, हमने देखा कि जेम में शुरुआती तौर पे खरीद होती थी छोटे अमाउंट की, 5 लाख 10 लाख, तो उसका जो 0.215 था उतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं आया था। बट लास्ट 2 साल में जब पब्लिक सेक्टर ने ज्वाइन किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वॉज 1000 करोड़ था, कभी 2000 करोड़, हमारे पास 20,000 करोड़ का भी ऑर्डर हुआ है NTPC का। उस पर अगर आप देखिए, अगर हम वो मॉडल लगाएं तो बहुत ज़्यादा पे आउट हुआ था। तो हमने मिडवे करेक्शन किया था कि हमने कैपिंग कर दी थी कि भाई हम किसी भी ट्रांजैक्शन में इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं देंगे रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू।
बट इस बार हमने क्या किया है कि हमने वैल्यू का परसेंटेज नहीं रखा है, हमने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का रखा है। होता क्या था कि अगर आप वैल्यू पे रखोगे तो आई मीन जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो फोकस है वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाता है, उसका ध्यान छोटे पे नहीं रहता है। तो हमने इस बार किया कि भाई आपको बड़े छोटे की बात नहीं है, आप सबको आप पर ट्रांजैक्शन बेसिस आपका पेमेंट होगा। आईटी कंपनी सायन की सब्सिडियरी सायन डीएलएम का आईपीओ आज से खुल गया है। इस आईपीओ में 30 जून तक निवेश कर सकेंगे। कंपनी ने आईपीओ के लिए 250 से 265 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया हुआ है। निवेशकों को कम से कम 56 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, समझिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सर्किट बोर्ड्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो डिफेंस, एरोस्पेस और अलग अलग टेक्नोलॉजीज में काम आते हैं। एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जहां एंट्री बैरियर थोड़ा मुश्किल है, आसानी से हर कोई उसमें एंट्री कर नहीं सकता। अब जो इंडिया की स्टोरी है ना अगले 3-5 साल की, वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग की है और उसमें भी नए ज़माने की मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां हैं ना, उनके लिए काफ़ी मौके बनेंगे। मेरा ये समझना है दीप कि 2-3 चीज़ें जो बहुत अच्छी है इस कंपनी को लेकर। पहले तो प्रोमोटर्स काफ़ी रेपुटेड है, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, लंबे समय से साइंस लिस्टेड कंपनी आप देखते हैं, काफ़ी प्रतिष्ठा है उन प्रोमोटर्स की। दूसरी बात यह कि कहीं कोई कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रोमोटर्स, किसी के भी अगेंस्ट में किसी तरह कोई लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन नहीं है। एंकर बुक में नाम जो आए हैं इन्वेस्टर्स के, वो भी थोड़े इंप्रेसिव है, अच्छे नाम आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कंपनी के लिए अच्छी हैं। नेगेटिव क्या है? एक तो रॉ मटेरियल इन्हें इंपोर्ट बहुत करना पड़ता है, वो चिप्स की शॉर्टेज और सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज वगैरह का असर इन पर भी पड़ जाता है। धीमे धीमे ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन वो हल्की फुल्की रिस्क पूरे सेक्टर के लिए, इनके लिए भी है। वैल्यूशंस के लिहाज से देखेंगे तो डीप वैल्यूशंस रीजनेबल है, बहुत महंगे नहीं है, बहुत सस्ते नहीं है, हल्की फुल्की अपसाइड की जगह छोड़ते हैं। आगे का अगर आप वैल्यूशन लेकर चलेंगे तो इशू रीजनेबल है, महंगा नहीं है, और उस हिसाब से अपसाइड बन जाएगी। तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों की लिहाज से इसमें लगाने की राय है। और सीमेंट सेक्टर का चैनल चेक पूरे विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। तो Q1 FY24 के लिए हमने सीमेंट सेक्टर का चैनल चेक किया है। निर्मल रंग की रिपोर्ट आती हुई दिख रही है और इसके अंतर्गत पूरे देश में करीबन 12% की बढ़त ये संभव हो सकती है। अब ये इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सरकारी खर्च है वो बढ़ता हुआ नजर आया है और साथ ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर में बड़ा प्राइवेट कैपेक्स भी आया है। तो जाहिर सी बात है कि जो दो बड़े ड्राइवर्स हैं, डिमांड ड्राइवर्स सीमेंट के लिए, वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। त्योहारी सीजन के बाद कीमतों में कुछ बढ़त की उम्मीद इंडस्ट्री लगाकर चल रही है, पर साथ ही जो सदर्न रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा Q1 FY24 में डिमांड ग्रोथ आपको आती हुई दिखेगी, करीबन 20% की। अगर आप देखें तो देश भर में एक तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समेत जो अलग अलग मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग जगहों पे जो हो रहे हैं, उससे भी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। और साथ ही रेसिडेंशियल एरियाज तो लगातार फोकस में है ही, और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे में भी जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर जो डिमांड है सीमेंट की बढ़ सकती है, खासकर सेंट्रल इंडिया के लिहाज से। तो लार्जली अगर आप अलग अलग देश के क्षेत्र देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा इंफ्रा स्पेस पे डेवलपमेंट हो रहा है जिस वजह से सीमेंट की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है, और आगे भी हो सकता है कि जो डिमांड है मॉनसून के बाद फर्दर एक अच्छा ऑफटेक आता हुआ दिखे। आज लंदन में बजाज और ट्रायम्फ की पहली मोटरसाइकिल से पर्दा उठाया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं कुशल जी। तो बजाज ऑटो के लिए आज काफ़ी अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि लंदन में यहाँ पर जो ट्रायम्फ और बजाज ऑटो की जो पार्टनरशिप 2017 से शुरू हुई थी, यहाँ पर मटेरियलाइज होती हुई दिख रही है, जिसके अंतर्गत ये जो पार्टनरशिप हुई है उसमें सबसे पहली जो बाइक्स हैं वो लॉन्च होने वाली है यूके में। यूके मार्केट में इनकी एंट्री होती हुई दिखेगी इसी के साथ। अब आप देखिए यहाँ पर एक तो स्क्रैम्बलर है और दूसरी रोडस्टर, ये दो बाइक्स ये लॉन्च करने वाले हैं जो कि 350 से 400 सीसी सेगमेंट्स में डील करती हुई दिखेंगी। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर जो पार्टनरशिप है आगे चलकर और कितने नए मॉडल्स आते हैं ये तो देखना होगा, बट 5 जुलाई को भारत में भी इसका लॉन्च होने वाला है। प्राइसिंग जो है एक्सपेक्टेशंस यही है कि 2.5 लाख से 3 लाख एक्स शोरूम इसकी प्राइस हो सकती है,
और साथ ही भारत में इस बाइक का मुकाबला रॉयल एनफील्ड की जावा, हंटर 350 और हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन की जो X440 अभी रिवील हुई है उससे होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट आगे चलकर अब यूके से इनका कितना एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम और बढ़ती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर आप पिछले 3 महीनों का डेटा या ट्रेंड देखें तो मार्च ऑनवर्ड्स लगातार यहाँ पर इनकी अच्छी ग्रोथ एक्सपोर्ट्स यूनिट्स में आती हुई दिखी है। अब यही नहीं, अगर आप देखें तो मौजूदा जो एक्सपोर्ट्स मार्केट शेयर है उसमें अफ्रीका से करीबन इनका 50% एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है। अब यूरोप से यहाँ पर अब कितनी आएंगी वॉल्यूम्स ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट बहरहाल जिस तरह से यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में बजाज की जो बादशाहत है वो अब यूके के बाजारों में भी उतारते हुए नजर आएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट बन रहा है बजाज ऑटो के लिए। आतंकवाद पर पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त ने लास्ट वार्निंग दे दी है। पीएम मोदी के वो जिगरी दोस्त हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका ने पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद का नाम लिया है और इन संगठनों को परमानेंटली बंद करने का ऑर्डर दिया है। नरेंद्र मोदी के दोस्त ने भारत के दुश्मनों के खिलाफ फंदा तैयार कर दिया है। भारत के जिगरी दोस्त की लास्ट वार्निंग से पाकिस्तान में बहावलपुर से लेकर पीओके तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के दफ्तर में भी अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका ने 5 दिन के अंदर दूसरी बार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया है। इस बार तो अमेरिका ने पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग तक दी है और ये लास्ट वार्निंग पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर आखिरी कील साबित हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है और इस बार तो सीधे सीधे पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठनों का नाम लेकर आतंकिस्तान को घेरा है। We remain committed to working with Pakistan to address the shared threat posed by terrorist groups throughout the region. The Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks over the years. We have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. And we will raise the issue regularly with Pakistani officials. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के बयान से साफ है कि पाकिस्तान अभी भी लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों पर एक्शन को लेकर गंभीर नहीं है। 5 दिन के अंदर पाकिस्तान को आतंकवाद पर सुपर पावर की ओर से दूसरी बार नसीहत मिली है। भारत अमेरिका के साझा बयान पर पाकिस्तान का रुख ठीक वैसा ही था जैसे चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पाकिस्तान की यह हरकत अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इस बार यूएस ने तो जॉइंट स्टेटमेंट से भी ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देकर पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया। अमेरिकी विदेशी विभाग ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को सच से सामना करवा दिया। वो मिलिटेंट ग्रुप्स जिनको पाकिस्तान ने डिप्लॉय किया रखा, वो एसेट्स जिनको हमने बनाया फॉर जिहाद इन कश्मीर, फिर उनको हमने खामोशी से अंदर रखा और कहा कि इनको कुछ नहीं कहना क्योंकि ये नॉर्मलाइज हो गए हैं, ये मेन स्ट्रीम हो गए हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वहां पाकिस्तान का कनेक्शन जरूर सामने आता है। अमेरिका के लास्ट वार्निंग के बाद क्या पाकिस्तान वाकई लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद या फिर हिजबुल जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पर परमानेंट बैन लगाएगा? और अगर पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहा तो अमेरिका के MQ-9B ड्रोन ये काम करेंगे। और पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि हाल ही में अमेरिका ने भारत को ये MQ-9B ड्रोन बेचने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि ब्रिटिश वायुसेना के 2 फाइटर जेट
रूस सीमा के नजदीक काले सागर के ऊपर उड़ान भरते देखे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जैसे ही रूसी फाइटर जेट ने उड़ान भरी तो ब्रिटिश युद्धक विमान वापस चले गए। रूस के मुताबिक जिन विमानों ने रूसी सीमा के नजदीक उड़ान भरी थी वे ब्रिटिश वायुसेना के फाइटर जेट थे। आपको बताएं कि हाल ही के दिनों में रूसी और पश्चिमी देशों के फाइटर जेट्स कई बार काले सागर के इलाके में एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। न्यूयॉर्क में अब से दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। स्टेट असेंबली में इसके लिए बिल पारित किया गया है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने इसकी घोषणा भी कर दी है। इससे न्यूयॉर्क में रह रहे 2 लाख से ज्यादा परिवारों को बेहतर तरह से त्योहार मनाने का मौका मिल पाएगा। गवर्नर के साइन के बाद यह बदलाव सभी स्कूलों में लागू होगा। न्यूयॉर्क में इस साल दिवाली 12 नवंबर यानी संडे को मनाई जा रही है, इसीलिए इस साल के कैलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजिए। नमस्कार।